गुड मॉर्निंग। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब हमारे जो चैप्टर का नाम है वो ये है आइडियाज ऑफ एल्गोरिदम एफिशिएंसी। मतलब क्या है कि एल्गोरिदम जो है एल्गोरिदम तो सबको पता ही है क्या होता है। एल्गोरिदम क्या होता है, मतलब कोई भी मतलब हमें कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है। मतलब मान लो हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम ही बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम जो भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, मान लो क्या कि हमने सबसे पहले फैक्टोरियल को डिक्लेयर करना है, उसका वैल्यू क्या करना है। इनिशियली हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल को 1 बनाते हैं, उसके बाद हम लूपिंग करते हैं, उसके बाद हम f इक्वल्स टू एफ इंटू वो आई जो हमने रेंज में चलाया उसका करते हैं, और उसके बाद हम प्रिंट करते हैं। और इसी को ही जब हम इंग्लिश फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पूरा बिल्कुल प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते, हम क्या करते हैं बस इंग्लिश वे में लिख देते हैं। मतलब कैसे, इनपुट द नंबर कि आपको कहाँ तक फैक्टोरियल का, मतलब कौन से नंबर का फैक्टोरियल आपको चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके लिखते हैं। मतलब फर्स्ट में क्या, इनपुट द नंबर, इनपुट आ नंबर, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि डिक्लेयर फैक्ट इक्वल्स टू 1। ऐसे करके जब हम चीजें लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। बात समझ में आई? शुड आई रिपीट इट? यस मैम। रिपीट करूं? देखो, अच्छा एल्गोरिदम हमने 11th में नहीं पढ़ा था क्या? नो मैम। नो मैम। चलो देखो मैं दोबारा से बताती हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम होता क्या है, किसी भी मान लो प्रोग्राम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना, सॉल्व करना, क्या कहलाता है? एल्गोरिदम, ठीक है। बहुत छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम लेते हैं। मान लो हमें फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। फैक्टोरियल इज इजी। कैसे करते हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए? आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऐसे लिखते हैं .1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो नंबर, आप सोचोगे ना, देखो हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम सोचते हैं कि हमें उस प्रॉब्लम को मेक करना क्या क्या है, राइट। तो उस प्रॉब्लम हमें फैक्टोरियल निकालना, तो सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि फैक्टोरियल निकालना किसका है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट अ नंबर, ये इंग्लिश में होता है, आप इसमें अपनी मर्जी से लिख सकते हो कुछ भी जो आप चाहो। तो इनपुट ऑफ नंबर, लेट से 8, ठीक है। एक हमने क्या ले लिया, इनपुट ऑफ नंबर 8। उसके बाद आप क्या सोचोगे, अब फैक्टोरियल निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर, सबसे पहले फैक्टोरियल को डिक्लेयर करोगे लास्ट में, स्टार्टिंग में, तो क्या लिखोगे, डिक्लेयर फैक्ट इक्वल्स टू 1। ऐसे ही बनाते हैं ना प्रोग्राम। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 Yes, से ma'am. लेकर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, उस नंबर तक, ए, ठीक है ना, उस नंबर तक। हम ऐसे ही करते हैं ना, फैक्टोरियल आपको निकालना है तो क्या करते हैं, 1 इंटू, चाहे 1 के मल्टीप्लाई करो या मत करो, 2 से करो, 2 इंटू, मान लो हमने नंबर लिया 5, तो 4 इंटू 5, ऐसे ही करते हैं। अब इस प्रोसीजर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमने एक फॉर लूप चला दें, अगर हम आए से आए इन रेंज से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, उल्टा चला लो चाहे सीधे चला लो, एक ही बात है। हम कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से, और कहाँ तक चलाए बेटा, नंबर मतलब a+1, सही है, दिख नहीं रहा होगा ना, Yes, ma'am. मैं लिख देती हूँ। 1 से लेकर कहाँ तक चलाएं, a+1 तक, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप क्या है, स्टार्ट अ लूप, और लूप आप यहाँ पे दिखा दो कैसे लूप हमने बनाया, फॉर आई इन रेंज, कौन सी रेंज से बेटा, 1 से लेकर a+1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा लूप बन गया। अब क्या है, असाइन, आप ऐसे लिख सकते हो, असाइन फैक्टोरियल की वैल्यू f इक्वल, मतलब फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू, F into I. सही है, ये स्टेप समझ में आ रहा है। उसके बाद लास्ट में Yes, क्या, ma'am. फैक्टोरियल निकल गया, क्या कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज द एल्गोरिदम। ऐसा बिल्कुल भी फिक्स हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आप ऐसे ही लिखोगे, इनपुट आर नंबर ए, आप एक कुछ वेरिएबल है तो कुछ भी ले सकते हो। उसके अलावा भी ऐसा कोई मेथड नहीं कि आप इसको बिल्कुल यही लिखना है, स्टार्ट अ लूप ऐसे लिखना है। आप ये लिखना चाहते हो कि डिक्लेयर अ लूप या स्टार्टिंग ऑफ, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो। इट्स जस्ट द वे कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हो, ये सब वो लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है?
किसी भी प्रॉब्लम Yes, को, ma'am. किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना इज द एल्गोरिदम। ठीक है, तीन चीजें होती हैं। एल्गोरिदम होता है, एक फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट आप जानते हैं, हम पढ़ाया था ना ये फ्लो चार्ट, तो मैंने आपको Yes, ऐसे ma'am. चार्ट लिखते हैं, उसके बाद उसमें करके फिर इफ बना देते हैं, जहां भी जरूरत होती है ऐसे करके डायग्रामेटिकली जो शो करते हैं वो फ्लो चार्ट था। ठीक है, ये एल्गोरिदम है। इसके बाद हम इसी की हेल्प से प्रोग्राम बना लेते हैं इजीली, बट आपको क्या करना है, बस सोचना है। ठीक है, अब दो चीजें आती हैं, हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं, एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है इफेक्टिवनेस। इसको रफ कर दो। Yes, ma'am. देखो मैं दो वर्ड्स लिखती हूँ, एक वर्ड है एफिशिएंसी, स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, एक वर्ड होता है इफेक्टिवनेस। दिखाई दे रहा है ना? देखो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों में है क्या? एफिशिएंसी का मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है वो कितना एफिशिएंट है। हम कोई भी मतलब हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी हम दो चीज़ों से चेक करते हैं, एक होता है उसका टाइम और एक कॉमा लगाओ, एक होता है उसका स्पेस। ये जो दो चीज़ें हैं ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करती हैं। मान लो ये इन्हीं के बिहाफ पे हम निकालते हैं कि कितना हमारा प्रोग्राम जो है वो एफिशिएंट है। कैसे? मान लो टाइम है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, यही केवल इसी पर ही पूरा चैप्टर है। ठीक है, बाकी चीजें तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझने की है, थोड़ी थोड़ी याद करने की, ऐसे मान लो। जो एफिशिएंसी है, प्रोग्राम की एफिशिएंसी दो चीजों पर डिपेंड करती है, टाइम एंड स्पेस। ठीक है, टाइम का मतलब है, मान लो आपने प्रोग्राम तो बना दिया और आपने उसको जब रन करा तो वो ऐसे हो गया कि वो चले ही जा रहा है, 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 और वो पता चला आपने आज रन करा है और 1 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद या इतने काफी देर के बाद वो प्रोग्राम आपका चल पा रहा है। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनते हैं तो हम इतना बड़ा प्रोग्राम ना बना दे या हम ऐसा ना बना दे प्रोग्राम कि वो टाइम को ध्यान में ही ना रखे। आ रही है बात समझ में? तो जितना जल्दी, देखो हम कोई भी चीज, हम फोन भी लेते हैं या हम कुछ भी चीज परचेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी में भी, तो व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं कि वो आपको रिजल्ट फास्ट दे, बहुत जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट कंप्यूट करके दे, है ना? उसी चीज को तो आप अच्छा मानते हो। Yes, ma'am. टाइम को हमें बहुत मतलब टाइम को कंसीडर करना है इसमें एफिशिएंसी। ठीक है, दूसरा आता है स्पेस। अब आपने क्या करा, मान लो हमने प्रोग्राम तो इतना बना दिया, बड़ा बना दिया इतना, और वो चल भी सही रहा है, लेकिन हम साथ में किस चीज को भी कंसीडर करेंगे, स्पेस को। हम ऐसा नहीं है कि हम बनाए तो जा रहे हैं कुछ भी और पता चला टाइम भी चलो चल रहा है सही, टाइम पे भी आ रहा है, लेकिन स्पेस हमने इतना ले लिया कि हमने किसी और चीज के लिए उसमें स्पेस ही नहीं छोड़ा। फिर क्या करोगे उस चीज का? ठीक है ना? तो एफिशिएंसी दो चीजों में आती है, टाइम और स्पेस। ये दोनों चीजें को हम कंसीडर करेंगे तब हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एफिशिएंसी मतलब टाइम एंड स्पेस, हमें दोनों चीजों को कंसीडर करना है, एक भी चीज को नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि हम टाइम देख रहे हैं स्पेस को छोड़ दिया या स्पेस देख रहे हैं टाइम को छोड़ दिया, दोनों चीजें कंसीडर करनी जरूरी है। इतनी बात समझ में आ रही है? और इन्हीं दोनों Yes, चीजों ma'am. पर ही जो हमारा पूरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा इसी पर ही चलेगा। ठीक है, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे कि कितना ज्यादा टाइम हमें लग रहा है किसी चीज को करने में और कितना स्पेस हम उसमें बना रहे हैं। देखो स्पेस कैसे कर सकते हो, मान लो मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने कोई, मान लो फैक्टोरियल ही निकालने का मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, मुझे पता है कि फैक्टोरियल मुझे होल नंबर का ही निकालना पड़ेगा, मुझे डेसिमल का निकालना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, नेगेटिव में निकालना पड़ेगा। तो और जबरदस्ती मैंने क्या करा, जब प्रोग्राम में बना रही हूँ तो उसको जब डिक्लेयर करा, जैसे ना एंटर इनपुट अ नंबर, तो स्टार्टिंग में लिखना Yes, पड़ता है ma'am. ना, इंट टाइप का ले रहे हो, फ्लोट टाइप का ले रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ मैंने इंट की जगह क्या बना दिया, उसको जबरदस्ती फ्लोट का बना दिया। गलत कुछ नहीं है, लेकिन स्पेस तो गया ना फ्लोट वाला, वो स्पेस तो लेगा ना वेरिएबल उतना ज्यादा। अब बात आ रही है समझ में? वो क्या No, करेगा, ma'am. फ्लोट, देखो ऐसा होता है, मान लो इंट है,
फ्लोट है, ठीक है, या डबल है, ये सब क्या होते हैं, ये डेटा टाइप्स है, ये हमें पता है, ठीक है। इंटीजर का साइज थोड़ा छोटा होता है, फ्लोट का उससे बड़ा होता है और डबल का उससे बड़ा होता है। इतनी बात समझ में आती है। जब हम नंबर इनपुट Yes, कराते हैं, ma'am. जैसे मान लो हम ऐसे लिखे हैं ए इंट इनपुट एंटर नंबर, ऐसे करके एंटर करा लेते नंबर। अब हम क्या Yes, करें, ma'am. जबरदस्ती यहाँ पर इंट की जगह क्या करें, फ्लोट बना लो उसको। गलत नहीं है, अभी भी सही है, इंट लगा दो फ्लोट, लेकिन हमने स्पेस तो फालतू दे दिया ना इसको, ए को हमने इतना स्पेस दिया जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, तो यहाँ हमने स्पेस बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हमें Okay. कंसीडर करना है कि हम स्पेस और टाइम हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि हमारा प्रोग्राम इफेक्टिवली, क्या एफिशिएंटली, सॉरी, हमारा प्रोग्राम एफिशिएंटली वर्क कर, ठीक है। Okay, ma'am. उसके बाद आती है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कितना करेक्टली वर्क कर रहा है। आपने प्रोग्राम बना दिया, आपने हर चीज का ध्यान भी रख लिया, हमने टाइम का, स्पेस का, हर चीज का ध्यान रख लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारा प्रोग्राम वो बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। अब मान लो हमने, जैसे मैंने आपको यही वाला एग्जांपल दिया कि ए हमने एक बार तो इंट से इनपुट करा लिया और एक बार हमने ए फ्लोट से इनपुट करा लिया। हमने ये तो ध्यान दे दिया कई बार कि हमने क्या करा, जबरदस्ती हमें चाहिए फ्लोट और हमने इंट बना दिया जबरदस्ती, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। हमें हमें तो आंसर फ्लोट में चाहिए था। हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, फ्लोट तो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो हम स्पेस स्पेस को छोड़ो, हमें तो स्पेस को कंसीडर करना है ना। तो हम इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे कि वो इंट में फ्लोट में, हमने तो उस स्पेस को ध्यान रखते हुए हमने इसको इंट बना दिया, लेकिन वो भी गलत है। जहाँ जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उस चीज़ को उतना ही लेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पर इंट चाहिए तो इंटीजर टाइप का ही लेंगे, कहीं आपको फ्लोट चाहिए तो फ्लोट टाइप का ही लेंगे। ऐसा नहीं कि टाइम और स्पेस बचाने के लिए हमने जबरदस्ती इंट को फ्लोट में बना दिया। बात आ रही है समझ में? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ये दोनों चीजें समझ में आई। हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोग्राम बनाएंगे। एफिशिएंसी का मतलब है वी कंसीडर टाइम एंड स्पेस हियर, ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पर ही हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। यही मेन दो चीजें हैं जिनको हमें प्रोग्राम में ध्यान रखना है, ठीक है। और इफेक्टिवनेस का मतलब है कि आपका प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है, कितना करेक्टली वो आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लो, Okay, ma'am. इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मान लो आपने बनाया कि ए इक्वल्स, ए आपने क्या बना दिया, इंट में बना दिया, ठीक है। बी आपने बना दिया इंट में, इनपुट ले लिया कुछ भी, और सी इक्वल्स टू आपने करा ए बाय बी और प्रिंट कर दिया सी को। हमें तो भाई अब जैसा ए और बी होगा वैसे ही तो सी आंसर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, आपने इनपुट कराया, ये 2 है, एग्जैक्ट जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी 2.5। लेकिन अगर ये दोनों इंटीजर टाइप के होंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, 2 इंट में, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोग्राम है ये इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमारा डेटा लॉस हो रहा है, यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, ठीक, Okay, ma'am. ठीक है। अब जो हमारे इफिशियंसी है उसके अंदर दो फैक्टर्स हैं। ये तो बात समझ में आ गई ना, टाइम और स्पेस को ध्यान में रखना है हमें Yes, ma'am. कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। अब देखो दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एफिशिएंसी के लिए दो फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स मतलब कैसे कि कंप्यूटर के इंटरनली, मतलब अंदर वाले में जो कंप्यूटर बना हुआ है हमारा, जो उसके अंदर से हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो ये सही से काम करे। वही अगेन टाइम एंड स्पेस, दो ही चीज़ों को तो आप मैनेज कर सकते हो इंटरनली। और एक्सटर्नली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मैटर करेंगी, क्या क्या है बताओ। सीपीयू, आपके मेमोरी सही ठीक ठाक होनी चाहिए, स्पीड ठीक ठाक हो, ठीक है, मेमोरी है, Yes. और क्या क्या हो सकता है बताओ। मतलब मेमोरी से मतलब स्पीड, रैम, ठीक है ना। और क्या है, आपके सिस्टम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने माउस को ऐसा लगा रखा है या कीबोर्ड ऐसा लगा रखा है, वो उसमें दबाए जा रहे वो चलिए नहीं रहा, वो तो टाइम अपने आप ही लगेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, Yes, ma'am. ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ। और तीसरा क्या है जो मेन है, दैट इज साइज ऑफ योर इनपुट,
ठीक है, तो 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्या क्या है, आपके सिस्टम की स्पीड ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप बना तो इतने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है और 1 GB की रैम पड़ी है आपके पास, केवल कर लो क्या करोगे, कुछ नहीं होएगा, ठीक है ना। और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपके सिस्टम की, आपके हार्डवेयर की, ताकि वो प्रॉपरली इनपुट दे सके। और साइज ऑफ इनपुट भी मैटर करता है, ठीक है ना। जैसे फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम की बात करें, बहुत छोटी सी, और आपने आपसे कहा एंटर अ नंबर, और आपने क्या दे दिया, ये दे दिया आपने, कह रहा भैया कर, ठीक है ना। तो साइज ऑफ इनपुट ऑल्सो मैटर्स, ऐसा भी नहीं, अत्याचार नहीं करना है हमें उसके ऊपर, ठीक है ना बेटा। Yes, ma'am. जरूरत पड़ेगी तो करेंगे अभी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपकी स्पीड और टाइम को दोनों को ही इफेक्ट करेंगे, उसकी एफिशिएंसी को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स हो गए टाइम और स्पेस, और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, उसका स्पीड, उसका क्वालिटी और साइज। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो, मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी टाइम और स्पेस ही है। उसके बाद बता दी, Yes, ma'am. आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एस्टिमेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमने कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ लिया, टाइम और स्पेस की है, अब इसको एस्टिमेट करते हैं, मतलब हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के, और ये बहुत 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 डीप टॉपिक है, ठीक है। ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, हम ऊपर ऊपर से मोटी मोटी चीज़ें समझेंगे कि कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती, बहुत ऊपर ऊपर से, ठीक है। ज़्यादा अंदर घुसोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको ये ना, आप ये मानो एक सब्जेक्ट है ये कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे मान के चलो, बहुत ही बड़ा वाइड टॉपिक है, ठीक है। तो इतना अंदर नहीं घुसेंगे, हम चीज़ों को ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे, आपको मैं दिया भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। देखो एक आपके में एक ही मेथड दिया हुआ है एस्टिमेट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज बिग ओ नोटेशन। ठीक है, मतलब क्या है, जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम ओ की फॉर्म में करेंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ना ऐसे करते हैं, मान लो एक लूप है, ठीक है, हमने एक फोर लूप लगाया, फोर लूप में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, मतलब इसमें जो टाइम लगेगा, वो हम इसको बोलेंगे ओ। ओ मतलब बिग ओ नोटेशन, और एन मतलब एक बार की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अगर दो लूप होते, मान लो फोर के अंदर एक और फोर होता, तो इसका जो हो जाता बेटा वो हो जाता एन स्क्वायर। इसका कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं, वी राइट इट एज एन स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? मैम n स्क्वायर से क्या होता है? देखो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये शो कर रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है वो कितना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जो हमारा बिग ओ Okay, नोटेशन ma'am. होता है ना, वो अपर बाउंड शो करता है। अपर बाउंड का मतलब ये इतना मैक्सिमम इतना हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम हो सकती है। अगर इसके ग्राफ की बात करें, मान लो कि ये हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, मान लो एफ एन, ये हमारे प्रोग्राम का फंक्शन है कोई, जिसके बेसिस पर हम निकाल रहे। देखो अगर खाली एक बहुत छोटी सी बात समझना कि अगर हमारा कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर ना कोई फंक्शन है, ना कोई लूप है, ना कुछ है, ना कुछ है, बस सिंपल क्या है, ए हमने इनपुट कराया, बी इनपुट कराया, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा, बात खत्म हो गई, सी को प्रिंट कर दिया, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी 1 रहेगी। उसमें कुछ भी नहीं है ना, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या Yes, होगी, ma'am. 1, ठीक है। Okay, ma'am. बट अगर कहीं भी प्रोग्राम फंक्शन है, लूप है, ये सब है, तब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई हमारा फंक्शन है एफ एन, ठीक है, रिप्रेजेंट जैसे मैथ्स में करते हैं, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, अपर बाउंड बनाएंगे। ये कुछ भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही लाइन बनेगी, बट इसको बना जरूर लेना बेटा, ये बुक में गिवन नहीं है, Okay, ma'am. ठीक है। और ये क्या है, इसका अपर बाउंड है, इसको जी एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं सीधे, ठीक है। मतलब कि इतना मैक्सिमम जो है
वो आपका कॉम्प्लेक्सिटी जा सकती है। इससे ऊपर अगर गई तो तुम्हारा सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जहाँ ये क्लास करता है ये एन होता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, चलेगा? बात समझ मैम में आ ग्राफ रही क्लियर है? नहीं हुआ। मैम ग्राफ क्लियर नहीं हुआ। देखो, ये मान लो कोई फंक्शन है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये इस तरीके से चल रहा है, कुछ भी है, कुछ भी। ठीक है, कोई भी फंक्शन आपने बनाया, मान लो फैक्टोरियल का ही, तो उसका ग्राफ ऐसे चल रहा है। कोई भी, जैसे मैथ्स में बना लेते हैं, कुछ भी वैल्यूज के बेसिस पे, कि मान लो आपने 5 दी वैल्यू तो उसका ग्राफ यहाँ आ जाएगा, 6 दी तो यहाँ आएगा, किसी की कम आ सकती है, किसी का ज़्यादा, तो ये उस टाइप के लिए है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बेटा मैक्सिमम आप इतना बाउंड दे, मतलब इतना आप इससे अत्याचार कर सकते हो। कहते हैं ना हर चीज की एक लिमिट होती है, तो ये वही वाली लिमिट है यस कि मैम। अगर इससे बाहर आपने कुछ कर दिया ना तो फिर तो खत्म ही समझ लो, कि इसके बाहर अगर आपने कुछ कर दिया तो सिस्टम खत्म है। ठीक है, फिर उसमें बहुत ज्यादा खत्म, मतलब खराबी है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता। बात समझ में आ तो गई? मैम ही ग्राफ हमें बनाना पड़ता है, अपने आप बन जाता है? नहीं, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, ये बनता है ना, हम बनाते हैं ना कुछ होता है, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा। ओके मैम। ठीक है ना? फिर ये बात समझ में, बस ऊपर ऊपर से चीजें थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करना कि बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड मतलब मैक्सिमम को शो करता है। ठीक है, ये कोई फंक्शन है तो इसका आपने अपर बाउंड निकाला तो ये आएगा, इसके बाद सिस्टम बर्बाद। ठीक है, अगर हमारे में कोई भी फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लूप नहीं है, कुछ भी, तो उसका बिग ओ नोटेशन मतलब उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ओ नोटेशन में 1, मतलब उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो तो बढ़िया है, बेहतरीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लूपिंग में अगर हम बात करें कि एक लूप, ये ऐसे आपको लिखा नहीं मिलेगा कि एक लूप है तो एन लिखो, ये तो ऐसे समझने वाली बात है। ठीक है, अगर एक लूप है तो हमने ओके उसकी मैम। कॉम्प्लेक्सिटी को एन से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर 2 लूप है, नेस्टेड लूप है, तो उसको क्या हो गई उसकी कॉम्प्लेक्सिटी? एन स्क्वायर। और यही 3 होते तो क्या हो जाती? एन की क्यूब। 3 हो जाते अगर तो। ठीक है, अगर 3 हो जाएंगे तो तीसरे की नहीं है, ये पूरे प्रोग्राम की है। अब यार समझो कि तीसरे लूप की कॉम्प्लेक्सिटी है, ये दूसरे की, ऐसा नहीं है, ये पूरे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं कि आपका प्रोग्राम में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कि कितना वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है, कितना नहीं कर पाता। ओके मैम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें बहुत कुछ दिया, मतलब बहुत कुछ इन द सेंस कि काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। इतना ज़्यादा घुसने की, एक एक वर्ड में जाने की कोशिश मत करना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। जितनी जितनी मेन चीज़ें समझा रही हूँ वो चीज़ें समझने की कोशिश करना बस। ओके मैम। ठीक है ना? अरे और कोई भी रिस्पॉन्स कर दिया करो कभी। कैसे समझ में आ रहा है? यस मैम। मैंने कशिश से पूछा था। सॉरी मैम। चलो, जिसको दोबारा देख लेना, अभी मैं डाल दूंगी, थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगी, 1 घंटे के बाद। इसको फिर से देख लेना, जिसको भी प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बस थोड़ा सा ही बचा है, मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। समझना चीज़ों को। देखो 3, ये समझ में आ गया? ठीक है, इसी में ही आपको लीनियर सर्च की दे रखी है। अगर आपको लीनियर सर्च है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? लीनियर सर्च में देखो क्या करते हैं हम, एक ही बार लूप चलाते हैं ना मैच करने के लिए, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई बेटा? एन। बाइनरी सर्च में क्या, मान लो अगर हम 2 लूप चलाते हैं तो ये। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ऐसे बुक से पढ़ के देखना, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो करेंगे। मान लो किसी में स्क्वायर रूट निकालना है किसी चीज़ का, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ की अंडर रूट एन। ठीक है, ऐसे करके मतलब इजी हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत होती नहीं है आज तक। ठीक है, अगर आपने किसी में मतलब लॉग यूज किया हुआ है, मान लो आप कुछ निकाल रहे हो, ठीक है, उसमें आपने लॉग निकाला है, फॉर एग्जाम्पल ए आपने एंटर कराया है,
ठीक है, C इक्वल्स टू आपने लिखा है log ऑफ A। ठीक है, तो इसमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, log n। ठीक है, ऐसे करके कॉम्प्लेक्सिटीज निकल ओके मैम। जाती। अब देखो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेटिंग में लूप्स की लिखा है, तो लूप की आपको समझ में आ गई। अगर एक लूप है तो क्या होगा, n। ठीक है, नेस्टेड लूप है तो जितने लूप होते चले जाएंगे उतना इसका पावर बढ़ाते चले जाएंगे। 2 लूप है तो n स्क्वायर, 3 लूप है तो n की क्यूब। ठीक है, यस मैम। वो तो आप समझ ही गए हो किसी चीज के अंदर। ठीक है, इफ एल्स है, इफ एल्स का मतलब क्या है, इफ है उसके बाद एल्स है, या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा। बताओ कौन से में जाएगा, लॉग में जाएगा, इसमें जाएगा, या n स्क्वायर में जाएगा, सोच के बताओ जल्दी। इफ एल्स है, या तो इफ चलेगा या इफ, हाँ एग्जैक्ट। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगी, n में। तो दीज आर द सिंपल थिंग्स, आप पढ़ सकते हो। बस इसमें एक ही टॉपिक और बचा है, उसके बाद वी आर डन विद दिस चैप्टर, चैप्टर खत्म। पढ़ के देख लेना, प्रॉब्लम ले लेंगे। देखो मान लो कि आप कर रहे हो सर्च, जल्दी से समझने की कोशिश करना। हम कर रहे हैं सर्च, ये हमारी कोई लिस्ट है कुछ कुछ। इसके अंदर सर्चिंग के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होता है बेस्ट सर्च, एक होता है एवरेज। ये तो 11th में भी था ना, याद है, क्वेश्चन आया था इस पे। नो मैम। हमारी बुक में नहीं था, बट कोई बात नहीं। और एक होता है वर्स्ट। ठीक है, ये कोई भी डेटा है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमें सर्च करना है 5, हमें क्या सर्च करना है 5। ठीक, तो मान लो हमने सर्चिंग स्टार्ट करी और हमें पहली बार में ही हमारा जो डेटा है वो मिल गया, तो दिस इज द बेस्ट केस। बात समझ में आ रही है? अब आई थिंक तीनों चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बेस्ट केस Yes, का ma'am. मतलब क्या है कि हमने सर्चिंग करने स्टार्ट करी और पहले दूसरे स्टेप पे जाकर ही हमें क्या हुआ, हमें अपना डेटा मिल गया, तो दिस इज द बेस्ट सर्च। एवरेज सर्च क्या होगा, एवरेज केस कह लो या सर्च कह लो, केस कह लो, चलो इसको आपकी बुक में केस लिखे हुए हैं। ठीक है, एवरेज केस क्या होगा कि आप सर्च कर रहे हो, तो आपको यहाँ मान लो हमें 21 चाहिए था, तो आपने बहुत सारी सर्चिंग के बाद आपको क्या मिल गया, आपका फाइनल रिजल्ट जो चाहिए आपको, वो पोजीशन आपको मिल गई, तो दिस इज द एवरेज केस। ठीक है, सॉरी, वर्स्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस का मतलब होता है कि आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, या तो आपको वो डेटा मिला बिल्कुल एंड में, 1-2 स्टेप पहले ही, ठीक है, तो उसको क्या बोला हमने, वर्स्ट केस। या फिर हमें डेटा मिला ही नहीं, हम सर्च कर रहे हैं 95 और हम पूरे में सर्च करते जा रहे हैं, हमें मिला ही नहीं, तो दिस इज द वर्स्ट केस। ठीक है, बेस्ट केस का मतलब आपने 1-2 स्टेप ही चले हो, आपको डेटा मिल गया। एवरेज का मतलब है कि आप 20 तक पहुंच गए हो, तब जाके आपको मतलब काफी सारे आपने कर लिए हैं स्टेप्स, उसके बाद आपको डेटा मिला है, उसको एवरेज केस कहते हैं। और वर्स्ट केस का मतलब है कि आपको लास्ट में जाके मतलब 1-2 स्टेप पहले या फिर मिला ही नहीं, तो उस केस को हम क्या कहते हैं बेटा, वर्स्ट केस। बात आ रही है समझ में? यस मैम। इसके अगर हम डायग्राम की बात करें, मतलब डायग्राम क्या, इसको ग्राफ कह लो। ठीक है, 3 बार आपने सर्च किया और आपको पहले दूसरे स्टेप पर ही मिल गया, तो ये वाला कौन सा केस हो गया आपको, बेस्ट केस। यहाँ पर आपको अगर आपके मिला तो ये क्या हो गया, एवरेज केस। और लास्ट में मिला तो वो क्या है बेटा, वर्स्ट। ठीक है, आपके बुक में भी दिया हुआ है ये डायग्राम, देख लेना। ओके मैम। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमारा चैप्टर हो गया यस खत्म। मैम। छोटा सा 5 पेज का चैप्टर था हमारा, जरा सा इसको पढ़ के देखना, जो चीजें नहीं आएगी समझ में, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ठीक है, Okay, आ ma'am. गई बात समझ में आपको? यस मैम।